उत्तम स्वास्थ्य की कामना हम सभी की होती है। हम सभी चाहते हैं कि जब तक हम जीवित रहें तब तक हमारे हाथ पैर चलते रहें और हम रोज़मर्रा के काम बड़ी आसानी से करते रहें ताकि हमारी जीवन शैली लगातार अच्छे तरीके से चलती रहे। लेकिन एक बीमारी जिसकी वजह से आपके रोज़मर्रा के काम बाधित हो सकते हैं, एक बीमारी ऐसी जिसकी वजह से आपकी जीवन शैली की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस यानी गठिया या जोड़ों का दर्द। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ और आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान की खास पेशकश हेलो डॉक्टर। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे गठिया बीमारी किस तरीके से हमारे रोज़ के काम को बाधित करती है और किस तरीके से हमारे शरीर के जोड़ को प्रभावित करती है। साथ ही हम जानेंगे कि क्या कुछ सावधानियां बरती जाए और क्या कुछ कारण हैं जिसकी वजह से गठिया रोग होता है। और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं हमारे मेहमान का, डॉक्टर राहुल जैन। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर राहुल जो हैं वो हैं गठिया रोग विशेषज्ञ, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से, और साथ ही इन्हें करीब 25 साल का अनुभव भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको भी गठिया रोग से जुड़ा कोई सवाल करना है, हमारे विशेषज्ञ से कोई सवाल पूछना है, तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141-270-4999, 0141-270-4098। सर, आपसे सवाल करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा है, आर्थराइटिस की बात जो हम करते हैं, गठिया, सामान्य भाषा में गठिया क्या है और इसके प्रकार जितना हम जानते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये किस तरीके से हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है? जी, जैसा आपने कहा कि आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द। हम अगर देखें, ऑर्थो मीन्स जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जोड़ों में आग लगी हुई है और आग का जो प्रेजेंटेशन होता है, मतलब उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो है कि दर्द, अकड़न एंड सूजन। ये तीन चीज़ें जो मिलके आर्थराइटिस को कंप्लीट करती हैं। तो कई बार ये एक जॉइंट में भी आ सकता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में मोनो आर्टिकुलर जॉइंट बोलते हैं, और कई बार 2 से 4 जॉइंट में आता है, उसको ऑलिगो आर्टिकुलर बोलते हैं, और 4 से ज़्यादा जॉइंट में आता है, उसको हम पॉली आर्टिकुलर बोलते हैं। और जैसा आपने कहा कि ऑस्टियो और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है कि ये एज रिलेटेड जॉइंट का घिसना हो जाता है, जिसमें जॉइंट के बीच में एक कार्टिलेज होती है जिसको हम कुशन बोलते हैं, वो एज के साथ घिसती है। और सबसे कॉमनेस्ट जो उनकी साइट होती है, एक तो नी जॉइंट, घुटनों का जॉइंट, या हाथ के अंदर डिस्टल डीआईपी जॉइंट बोलते हैं हम, और अंगूठे का जॉइंट, या एंकल जॉइंट या हिप जॉइंट, इनके अंदर। और ये जो इन पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो काम करने से बढ़ती है और रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। तो ये तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एज रिलेटेड है और काम करने या एक्सर्शन से वो बढ़ेगी। और दूसरी आर्थराइटिस जो होती है उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि पॉली आर्टिकुलर, जैसा मैंने नंबर्स के आधार पे बताया। और दूसरी उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो रेस्ट के बाद बढ़ती है और काम करने से ठीक होती है। कैसे? जब सुबह सुबह सो के उठते हैं तो जोड़ों में अकड़न महसूस होगी, वो अकड़न यूजुअली आधे घंटे से ज़्यादा हो, और काम करने से, जैसे जैसे दिन निकलता है, काम करने से ठीक होती जाए। इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये है। और ये यूजुअली ऑटो इम्यून होती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करता है, उसकी वजह से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। तो ऑटो इम्यून को हम एक कारण भी मान सकते हैं आर्थराइटिस का। कारण की अगर बात करें तो क्या जेनेटिक कारण भी महत्वपूर्ण रखता है स्थान अपने आर्थराइटिस पे बीमारी होने में? जी, जैसा मैंने बताया ऑटो इम्यूनिटी, तो सबसे पहले हमें ये समझना है ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। वो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणों से, जो कारण है उनमें एक जेनेटिक कारण भी है, कुछ हार्मोनल कारण होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल होते हैं, और कुछ जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, उनकी वजह से वो अपनी बॉडी को पहचानने से इनकार कर देता है और अपनी बॉडी के जॉइंट्स या अन्य ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालने लगता है। इसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं।
अब ये बहुत सारी आर्थराइटिस जो होती हैं बहुत सारे टाइप्स की होती जी। हैं, और स्पेशली ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। तो जैसे हम मैं बताऊंगा कि एक सबसे कॉमनेस्ट जो रूमेटॉइड के बाद आर्थराइटिस है, जैसे मुंह में बार बार सूखापन हो जाना, जी। सूखी चीज़ों को निगलने में तकलीफ आना, दांतों का बार बार निकल जाना, या आंखों में सूखापन आना, या बार बार एक जो हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, कन्फेड बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, तो वो उनका बार बार फुलाव आना, इसको हम सूखेपन की गठिया या प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसमें बार बार मुंह में छाले आना, धूप में जाने पे लाल लाल चकत्ते हो जाना, बालों का झड़ना, बुखार आ जाना, या किडनी या लंग्स पे इफेक्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं एसएलई लूपस बीमारी। और एक तीसरी होती है हाथों का नीला पड़ जाना ठंड के अंदर या ठंडे पानी के एक्सपोजर से, उंगलियों के अंदर घाव हो जाना और चमड़ी का सख्तपन हो जाना, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। एक गठिया होती है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है और उसमें भी चकत्ते हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। तो ऐसी ये कॉमनेस्ट जो आर्थराइटिस हैं ये, और कई बार क्या होता है एक से ज़्यादा ऑर्गन का इन्वॉल्व हो जाना, मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्वॉल्व, जैसे किडनी लंग्स एक साथ इन्वॉल्व हो गए, और भी जोड़ों के कई हिस्सों पे इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमनर जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं। जी बिल्कुल, आर्थराइटिस के आगे अभी आपने कारण भी बताया और लक्षण भी बताया, लेकिन अगर लक्षण की बात करें तो कई बार हमें क्या होता है कि बहुत लेट स्टेज में पता चलता है, जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जोड़ों में, जब एहसास होता है कि हमें आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज की बात करें तो अर्ली स्टेज में कैसे इसको डायग्नोस किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि जितना जल्दी हम इस बीमारी का पता लगाएंगे कि पहली चीज़ तो ये आर्थराइटिस है या नहीं है, दूसरा ये आर्थराइटिस का कौन सा टाइप है, तो उससे हमारा लॉन्ग टर्म आउटकम जो है, क्योंकि ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो जितना जल्दी हम इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे उतना लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत अच्छा होगा, मतलब पेशेंट अपनी नॉर्मल जीवन शैली जी सकता है। लेकिन जितना हम लेट करेंगे और जोड़ों को अगर वो ख़राब कर देगी, इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझना है कि ये जोड़ों में आग लगी हुई है, और जहाँ कहीं भी आग लगती है तो हमारा जो भी एक नॉर्मल रिस्पांस होता है वो ये होता है कि हम आग को कंप्लीटली बुझाएं और जल्दी से जल्दी, जिससे कि नुकसान कम से कम हो। लेकिन अगर हमने उसको बुझाने में देर कर दी तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जैसा आपने शुरू में बताया था कि जो हमारे जीवन शैली की जो गतिशीलता है उसको बनाए रखने में हमारे हेल्दी जॉइंट्स का योगदान होता है। अगर जॉइंट अगर ख़राब हो जाएं या वो बिल्कुल डैमेज हो जाएं तो वो फिर उनकी जो मोबिलिटी है, पेशेंट की नॉर्मल जो जीवन शैली है उसमें उन बहुत रुकावट आ जाती है, पेशेंट दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और डिपेंडेंस की वजह से कई बार वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपने जो जॉब होता है उनसे भी वो दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज की जीवन शैली चल रही है, और ऐसा विशेषकर ये माना जाता है कि आर्थराइटिस जो है कि बढ़ती उम्र के साथ होता है, यानी 60+ एज वालों को आर्थराइटिस माना जाता है कि हो सकता है, लेकिन आज की जीवन शैली के हिसाब से युवाओं में सबसे ज़्यादा ये पाया गया। अगर 30 से 35 साल की उम्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा युवाओं में पाया जाता है, तो क्या कुछ कारण हो सकता है? जी बहुत ही अच्छा, लाइक इस चीज़ को हमें समझना है कि जो 60 साल के बाद वाली आर्थराइटिस है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। लेकिन जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही हैं, ये जो आर्थराइटिस होती हैं ये यंग एज में ही आ जाती हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये छोटे छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो 16 साल से कम के उम्र के बच्चों की अगर जो आर्थराइटिस होती है उसको हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस बोलते हैं, मतलब छोटे बच्चों में, और उसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे वो पॉली आर्टिकुलर जैसा मैंने बताया, या सिर्फ 2-3 जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर ले, या कमर को जॉइंट को इन्वॉल्व कर ले, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट करती है, या कई बार स्किन की सोरियासिस के साथ प्रेजेंट करती है। तो ये तो रही बच्चों में, और जैसा आपने बताया 30 से 40 साल की उम्र के, तो ये जो है आर्थराइटिस यंग एज में ही होती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, और स्पेशली जैसे रोमेटॉइड है, लूपस है, ये 20 से 40 साल की उम्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कुछ आर्थराइटिस होती है जैसे सूखेपन की गठिया, वो लेडीज़ में कॉमन होती है और वो 40 साल के बाद 45 साल या 50 साल के आसपास आती है। तो इनका जो ये रिलेशन है वो हार्मोन से रिलेशन है, और हार्मोन्स की वजह से, फीमेल्स हार्मोन्स की वजह से, स्पेशली ईस्ट्रोजन की वजह से कुछ आर्थराइटिस फीमेल्स में बड़ी कॉमन है, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस,
और वेस्कुलाइटिस और जैसा मैंने बताया डर्मेटोमायोसाइटिस। और कुछ आर्थराइटिस मेल्स में कॉमन है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है जिसको हम कमर की गठिया बोलते हैं। वो बड़े यंग एज में, स्पेशली 20 साल से लेके 45 साल तक के बच्चों में सुबह जब वो उठते हैं तो उनको कमर में अकड़न महसूस होती है और जैसे ही वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो वो अकड़न दूर हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और एक आर्थराइटिस होती है जो कि जीवन शैली के अंदर आजकल जैसे मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड वाली आर्थराइटिस, जो स्पेशली पैर के पहले अंगूठे को, जो पैर का अंगूठा होता है बड़ा अंगूठा, उसके अंदर जॉइंट पेन आता है। वो बहुत सडन होता है, बहुत सीवियर होता है और ऐसा लगता है जैसे कि पस भर गया हो, और 2-3 दिन रहता है, फिर एक बार अपने आप बॉडी ठीक कर देती है, फिर वापस थोड़े दिनों बाद वापस आ जाता है। तो जिसको हम कहते हैं शॉर्ट लास्टिंग और रिकरेंट, बार बार होना। और ये यूरिक एसिड से रिलेटेड एक ही गठिया है, बाकी जितनी भी मैंने गठिया की बात करी है वो यूरिक एसिड से उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये वाली आर्थराइटिस जिसके अंदर पैर के अंगूठे या नीचे वाले जो एंकल जॉइंट होते हैं उनमें सडन आर्थराइटिस आए, 3-4 दिन रहे और वो ठीक हो जाए, फिर बार बार आती रहे, उसका यूरिक एसिड या ओबेसिटी से रिलेशन होता है, बाकी आर्थराइटिस का नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बच्चों के आर्थराइटिस की भी बात करी है, तो बच्चों में आर्थराइटिस होने का क्या जेनेटिक कारण हो सकता है या फिर खान पान कोई कारण हो सकता है या फिर हमारा इम्यून सिस्टम ही वो कारण होता है? सबसे पहला तो इम्यून सिस्टम ही है जी। और दूसरा जो कारण है बच्चों में इतनी जल्दी मतलब लाइक खान पान जो होता है वेजिटेरियन फूड ही होता है, लेकिन आजकल जैसे बच्चों में फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है। फास्ट फूड में एडल्ट्रेटेड फूड बहुत ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियल फूड ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और कई बार वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ बच्चों में वायरल हो गया, उसके बाद पोस्ट वायरल इन्फेक्शन उस आर्थराइटिस को, पर ये होता मेनली इम्यून सिस्टम से है या इंक्रीज जेनेटिक रिस्क। कई बार फैमिली में आर्थराइटिस चल रहा होता है तो उसकी वजह से, पर ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हर बंदे को जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको नहीं होता, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स को हो सकता है और कई बार फैमिली मेंबर्स में किसी को नहीं है पर पहली बार आ सकती है ये आर्थराइटिस। तो डेफिनेटली जेनेटिक रिस्क इज़ देयर, लेकिन कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दौसा से हैं खेमचंद वर्मा जी, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जो है दौसा से है खेमचंद वर्मा, ये अपने सवाल कीजिए। जी खेमचंद जी, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, हाँ कम कर दी मैडम, मैंने आवाज़ कम कर दी। जी अपना सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मतलब ये आर्थराइटिस की बीमारी है, घुटनों की बीमारी है जी, ये जोड़ों की बीमारी है सर मैडम, क्यों होती है, इसका कारण क्या है, मतलब और इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्यों होती है और इसका समाधान क्या है, मतलब क्यों होती है ये? जी डॉक्टर साहब, कारण और लक्षण पूछिए। जैसा हाँ, जैसा मैंने बताया सिर्फ घुटनों में है और वो 50 साल या 60 साल के बाद हो रही है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसकी स्टेजिंग 4 ग्रेड होती हैं, 1 और 2 ग्रेड तो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकती हैं। 3 और 4 के अंदर कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमको एक चीज़ समझनी है कि एक तो ज़मीन पे बैठना, उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना और लगातार कोई काम करना, लगातार खड़े रहना, लगातार चलना, ये हमें नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमें ये घुटनों के अंदर गैप कम हो जाता है या घुटनों की जो कुशन होता है या कार्टिलेज होती है या उसकी गद्दी होती है वो घिस जाती है। और दूसरा जो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें रेगुलर सैर करनी चाहिए, रोज़ कम से कम आधे घंटे हमें वॉक करना चाहिए, पर आधे घंटे से ज़्यादा वॉक नहीं करें क्योंकि अगर बहुत लंबा वॉक करते हैं तो घुटनों पे प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत और ज़्यादा हो सकती है। और रनिंग करने से बचना चाहिए, ट्रेडमिल करने से बचना चाहिए। हम वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग कर सकते हैं, वो इसको घुटनों को का लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने महिलाओं में भी आर्थराइटिस की बात की थी, जैसे कि आपने बताया एस्ट्रोजन की वजह से महिलाओं में होता है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में हमारे दर्शक ये समझना चाहें कि महिलाओं में क्यों ये पाया जाता है, इतनी ज़्यादा तादाद में महिलाएं जो है आर्थराइटिस की शिकार हो रही हैं, शायद इसी वजह से हमारी भारतीय महिलाएं इन पर ध्यान नहीं देती हैं और दर्द में ही काम करती जाती हैं, तो क्या कारण है और क्या उसका उपचार किया जा सकता है?
जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि महिलाओं में, जैसा आपने बोला और हमने शुरू में बताया कि ईस्ट्रोजन, क्योंकि जो हमारी महिलाएं 20 से 50 साल के बीच में, उनमें हार्मोन जो मैक्सिमम मिलता है वो ईस्ट्रोजन होता है और 50 के बाद वो कम होता जाता है। तो उस शुरू में ईस्ट्रोजन की वजह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है या दूसरी बीमारी है डर्मेटोमाइसाइटिस, वो बढ़ जाती हैं। और 50 साल जब वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो 2 बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा आती हैं, प्राइमरी शोगरन और गाउट। गाउट जो यूरिक एसिड का लेवल जो बढ़ता है वो ईस्ट्रोजन की वजह से बढ़ नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही ईस्ट्रोजन बंद होता है बॉडी में तो वो बढ़ने लगता है। अब ऑटो इम्यूनिटी का एकदम सिंपल समझना है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम हमें खुद की बॉडी को पहचानने के लिए और बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन इन हार्मोन्स की वजह से ऑटो इम्यून टी और बी सेल्स बढ़ जाती हैं और वो बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं और वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में जॉइंट्स पे या शरीर के अन्य हिस्सों पे काफ़ी इफेक्ट डालती हैं, उसकी वजह से ये गठिया हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हमारी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, आज की अगर बदलते परिवेश में देखें तो काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। अगर हम खान पान की बात करें, हमारी लाइफस्टाइल की बात करें, तो किस तरीके से हमारी जीवन शैली में बदलाव किया जाए? क्या खान पान हमें आर्थराइटिस से बचाव के लिए रखना चाहिए और क्या खान पान नहीं रखना चाहिए? देखिए, एक बार जैसा बताया कि अगर ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है तो उसमें ट्रीटमेंट हमेशा चलता है। मेन जो ट्रीटमेंट है होता है वो दवाइयाँ होती है, लेकिन दवाइयों के अलावा जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम बोलते हैं उनमें डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे डाइट में क्या होता है कि हमें, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में 3 तरह की सात्विक, तामसिक एंड राजसिक चीज़ें हैं खाने के लिए, खान पान में। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि सात्विक फूड हो, मोटा अनाज हो खाने में, मल्टीग्रेन आटा हो, मैदा कम से कम हो, फास्ट फूड बिल्कुल ना हो हमारी डाइट में। रोज़ एक हम सीजनल फ्रूट का सेवन करें, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है, या रोज़ एक टाइम हम सीजनल हरी सब्जी कोई ना कोई खाएं, और दालें या प्रोटीन वाली चीज़ें ज़रूर लें, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट लाइक दही, छाछ और पनीर ये हम लें, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे कॉमन मिथ है, वो खट्टा नहीं खाना चाहिए। लेकिन खट्टे का जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ऐसा कहती है कि इसका कोई रिलेशन नहीं है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट दवा नहीं लेते, पर वो कोरिलेट करते रहते हैं। तो जिस दिन जो चीज़ खाई उससे कोरिलेट करके वो सोचते हैं कि इसकी वजह से हुआ है। तो इसमें मोटा मोटा जो खाने के लिए है कि होममेड फूड हो, फास्ट फूड बिल्कुल ना हो, शाकाहारी भोजन हो, और जैसा मैंने बताया कि खाने में एक बैलेंस डाइट हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो व्यसन वाली चीज़ है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप तुरंत कॉल कीजिए हमारे डॉक्टर साहब को और अपने सवाल का जवाब हासिल कीजिए। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरीके से हम देखते हैं, लोग इस चीज़ को लाइलाज बीमारी मान लेते हैं। लोग, लगता है लोगों को कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अपने जीने की, उसी के साथ, दर्द के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं, खास करके हमारी महिलाएं भी। तो उसे आप कैसे समझाएंगे? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है। लाइलाज बीमारी उसको कहते हैं जिसमें कोई दवाई नहीं बनी हो अभी तक। तो ये इसकी दवाइयाँ आ चुकी हैं और दवाइयाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, पर वो पेशेंट की कंडीशन देख के यूज़ की जाती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको बीपी, शुगर, थायराइड की तरह पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। पर इसकी एक कंडीशन जो हम कहते हैं हमेशा कि एक ही शर्त है कि दवा लेते हुए पेशेंट ठीक रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है कि इसका सबसे पहला है कि राइट डायग्नोसिस बनाना, जितना जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी हम इस बीमारी को टारगेट करेंगे उतना लॉन्ग टर्म आउटकम, इसको हम साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, इसको कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो पेशेंट बहुत जल्दी इलाज लेते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जो पेशेंट बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेना, और बीमारी को बढ़ाते रहते हैं, तो वो जाके अल्टीमेटली उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उनके जॉइंट्स में या उनके ऑर्गन्स में। तो वो फिर रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम रहती है और पेशेंट
अल्टीमेटली उनको उतना फ़ायदा नहीं मिलता जी है। डॉक्टर साहब, यही एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लोग अर्ली स्टेज में इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जब दर्द बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है या घुटने जवाब दे जाते हैं, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अर्ली स्टेज के ही सिम्टम्स अगर देखें तो क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं, ताकि हमारे दर्शक सामान्य भाषा में समझ सकें कि कब इस चीज़ को डायग्नोस करना चाहिए और कब ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए? जी, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी दर्द, अकड़न, सूजन आधे घंटे से ज़्यादा सुबह उठने से ज़्यादा हो तो वो एक गठिया का प्रारंभिक लक्षण है। और जब भी कभी अपने को ऐसा लगता हो कि हम रेस्ट करने के बाद हमारी तकलीफ़ बढ़ रही है और काम करने से ठीक हो रही है, तो ये शुरुआती लक्षण है और इमीडिएटली हमारे डॉक्टर से मिलके उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। डायग्नोसिस में ये नहीं है कि वो जॉइंट पेन, जैसे अब किसी को कमर दर्द हो रहा है तो वो कमर वाली गठिया होगी, और किसी को हाथ पैरों के जॉइंट में दिक्कत हो रही है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, हमारे साथ सिरोही से भरत सिंह जी जुड़ चुके हैं। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मैडम। जी, अपना सवाल कीजिए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जब मैं बैठता हूँ तो मेरे जी मैडम, मेरे एक समस्या ये है कि जब मैं बैठता हूँ तो मेरे घुटनों में सरसराहट की आवाज़ आती है और बैठने के बाद बिना सहारे खड़ा नहीं हो सकता, और मेरी एज है 43 सर। जी डॉक्टर साहब। जी, जैसा मैंने बताया, अगर सिर्फ घुटनों में दर्द है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। तो आपको ज़मीन पे बैठना, उकड़ू बैठना और लगातार खड़े रहना, लगातार चलना, दौड़ लगाना, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। और एक कैल्शियम विटामिन डी लेना पड़ेगा, जिससे कि आप, और अपनी डाइट में दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट बढ़ा दीजिए, जिससे कि बोन्स की कैल्शियम, बोन्स के स्ट्रेंथ आए। तो ये कुछ आप घरेलू उपचार कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलके अपना डायग्नोसिस करके और उसके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में बहुत तेज़ी से ये गठिया रोग फैलता जा रहा है। क्या कुछ इसका कारण मान सकते हैं, क्योंकि लगातार सिटिंग हो रही है और खान पान में बदलाव हो रहा है, धूम्रपान जैसी जो वो है आपकी आदत है, उससे भी युवा पीड़ित हैं। तो इस बीमारी को लेकर युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्यों युवाओं में ये कारण पाया जाता है? जैसे जैसे हमारी वेस्टर्न लाइफ होती जा रही है, वैसे वैसे हम फास्ट फूड कल्चर बढ़ता जा रहा है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझनी है कि जितनी भी ऑटो इम्यून और कैंसर डिजीज़ेज़ हैं, वो हमारे डाइट का जो एक एडल्ट्रेशन हो रहा है और डाइट में जो वेस्टर्न फूड आता जा रहा है, फूड हैबिट्स, जैसे कि मतलब लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो चीज़ें हैं, इनके खाने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा मैदा होता है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जैसे आपने बोला, स्मोकिंग, अल्कोहल और लेट नाइट काम करना, लेट नाइट हमें मतलब एक कल्चर डेवलप हो रही है कि लोग रात को बहुत लेट सो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मॉर्निंग आवर्स में लेट उठ रहे हैं। तो हमारी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंज होती जा रही है। इसके अलावा एक हाइजीन हाइपोथेसिस भी है कि बहुत ज़्यादा हम साफ़ सफाई रखते हैं तो वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ को बढ़ाती हैं। तो थोड़ा बहुत हमें, कई बार ये होता है कि थोड़ा बहुत लाइक ये है कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखेंगे, वहाँ इन्फेक्शन तो कम हो गए हैं, लेकिन ऑटो इम्यून और कैंसर डिजीज़ेस बहुत बढ़ती जा रही हैं। वो इंडिया में होता जा रहा है। तो हमें अपनी रूट्स से अटैच रहना है और हमें अपना एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। हमें जो व्यसन है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉनवेज, इनसे दूर रहना है। और एक जो हमारा इंडियन फूड है, स्पेशली मल्टीग्रेन, मोटा अनाज, इन सबको हमें वापस अपने लाइफस्टाइल में जोड़ना चाहिए और होममेड फूड ही हमें खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, राजेंद्र कुमार साहू हैं रांची से। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। मेरी माँ का जो है ना, घुटना में बहुत जोर से दर्द होता है, समझ गए ना? जी हाँ, मेरी माँ का जो है ना, घुटना में बहुत जोर से दर्द होता है। माँ की बहुत दिक्कत है। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 74 है। हाँ, तो ये वही ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें यही है कि वो अभी कुर्सी पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, ज़मीन पे नहीं बैठे हैं, और एक एक्सरे करा के उसको देख लें कि वो किस स्टेज में है। अगर स्टेज 4 में है या 3 में भी है तो हमें उस घुटने को बदलवाने की ज़रूरत है। उनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर वो 1 और 2 स्टेज में है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो ले से शुरू करवा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दवाई और खान पान की बात करी है, इसके अलावा क्या कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि जो घुटना है उसको रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है, तो वो किस स्टेज पे किया जाए और इसके अलावा क्या कुछ ट्रीटमेंट रहते हैं? जी,
जैसा मैंने बताया कि जॉइंट पेन, अगर जॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं और एज रिलेटेड जॉइंट है, कई बार गठिया से भी जैसे नी जॉइंट ख़राब हो जाता है या हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है, तो हमारा सिंपल प्रिंसिपल ये रहता है कि पहले हम आग को बुझाते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद जो डैमेज हो चुका है, मतलब डैमेज मतलब जो जॉइंट ख़राब हो चुका होता है, स्पेशली जैसे नी जॉइंट है या हिप जॉइंट है, उसको रिप्लेस कराते हैं। तो आजकल बहुत रिप्लेसमेंट भी बड़ा एक रूटीन सा हो गया है। बहुत हमारी जो साइंस है उसने काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं और हमारे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन रिप्लेसमेंट रूटीनली कर रहे हैं। तो ये तो हो गई जो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस से रिलेटेड। जो दूसरी है ऑस्टियो आर्थराइटिस, उसमें ग्रेड 4 में तो डेफिनेटली हमें रिप्लेसमेंट करना ही चाहिए, पर उस वक्त हमें थोड़ी चीज़ें और देखनी चाहिए कि कोमॉर्बिडिटी कैसी हैं। तो अगर कोमॉर्बिडिटी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोई थायराइड या ओबेसिटी है, तो उसके हिसाब से प्रिकॉशन लेके आजकल सर्जरी हो जाती है और सर्जरी करके उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अगर बात करें उपचार की, तो अगर घरेलू उपचार को देखें तो क्या कुछ, क्योंकि कई मरीज जो है ना वो दवाई लेने से घबराते हैं, इंजेक्शन लेने से घबराते हैं और रिप्लेसमेंट से भी घबराते हैं, तो घरेलू उपचार से भी क्या इस चीज़ का समाधान किया जा सकता है? जी देखिए, जैसा घरेलू मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया, स्पेशली ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो हम बार बार ज़मीन पे बैठना अवॉइड करें, हम उस और वॉक करना शुरू करें, साइकिलिंग करें, जिससे कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ रहे। एंड और दूसरा जो रूमेटॉइड वाली डिजीज़ेज़ हैं, लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, उनमें ट्रीटमेंट जो है दवाइयाँ मेन है, बाकी सब चीज़ें सपोर्टिव हैं। तो दवाइयाँ जो आज के उसमें दो चीज़ों को देख के की जाती है। एक तो टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं हम उनको, क्योंकि एक टारगेट लेके हम चलते हैं कि हमें इस बीमारी का जो इन्फ्लेमेशन है, आग है, इसको बिल्कुल ज़ीरो करना है। और दूसरा ऑर्गन्स को जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है उनको प्रिजर्व करना है, हम उनको बचा सकें। और तीसरी जो चीज़ है, जो ये दवाइयाँ होती हैं, वो बीमारी को यहीं रोक देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती है, वापस नहीं आने देती हैं, और उनके जो नुकसान होते हैं बीमारी के जो जॉइंट्स पे, वो नहीं होने देती हैं। अब दूसरी जो आपने घरेलू उपचार बताए, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि लाइफस्टाइल में अभी बार बार हमने यही कहा कि हम लगातार कोई काम नहीं करें, लगातार आराम भी नहीं करें और ठंड से बचें। जैसे अभी गर्मियाँ हैं पर हम एसी में रहते हैं, तो एसी में रहने से हम अकड़न वगैरह बढ़ जाती है, स्पेशली रात को बाहर का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो मिडनाइट अगर एसी में रह भी रहे, गर्मी बहुत है, तो रात को एसी बंद कर दीजिए। इसके अलावा खान पान में फास्ट फूड नहीं खाएं, और जो मैदा है और गेहूं का भी सेवन कम करें, और मल्टीग्रेन उसका ज़्यादा करें। और बाकी जो जैसे दालें, खट्टा खाना, इनका कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। दालें, राजमा, सिर्फ गाउट एक बीमारी होती है यूरिक एसिड से रिलेटेड, उसमें उसको अवॉइड करना है। और जो सीजनल फल हैं, फलों का अच्छा यूज़ करें, उनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा सलाद अच्छे से लें, ये सब चीज़ें। और प्रोटीन में जैसे स्पेशली पनीर वगैरह ले सकते हैं, दही छाछ ले सकते हैं, पर ठंडे नहीं हो और बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं हो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि सर्दी में बहुत ज़्यादा जो है दर्द बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि तेज गर्मी में भी आर्थराइटिस का खतरा है, जो दर्द है वो बरकरार रहता है। तो मौसम का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है इसमें? जी, बहुत ठंड से भी जॉइंट पेन बढ़ते हैं। कई बार बहुत कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको सिर्फ गर्मियों में ही जॉइंट पेन बढ़ते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर और कई बार ह्यूमिडिटी, जैसे कई पेशेंट जैसे ही बादल आए या ह्यूमिड इन्वायरमेंट हुआ, उनका जॉइंट पेन बढ़ जाता है। तो उस वक्त उन पेशेंट्स को बड़ा खास ध्यान रखना है, वो जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है उनको उनसे दूर रहें। और धूप में, लूपस एक बीमारी है, वो धूप में ज़्यादा एक्सपोजर से बढ़ जाती है और एकदम से उसमें इतनी तेज़ी आ जाती है लूपस वाले पेशेंट में, कई बार उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये, और जैसे गाउट मैंने बताया, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से, ज़्यादा ठंड से और ज़्यादा गर्मी से, दोनों से गाउट का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है, एक अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर डाइट चार्ट फॉलो करें, अच्छा रूटीन फॉलो करें, और अगर आपको ज़रा भी दर्द की शिकायत होती है जोड़ों में, तो तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अपनी लापरवाही बिल्कुल नहीं करें शरीर के साथ, नियमित एक्सरसाइज करें और अच्छा खान पान रखिए। तो इसी के साथ आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अर्पिता माथुर आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।